दुनिया बोल है। दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय डालडा। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड ओलिविया। ओलिविया, शुक्रिया। एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। मेरे साथ मौजूद हैं सैरिश ज़ुहैब। प्रोग्राम का आगाज एक बहुत ही खूबसूरत से शेर के साथ करना चाहेंगे, जिसको कांधों पे आका खिलाते रहे उस हसन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। आज 15 रमजानुल मुबारक, विलादत हजरत इमाम हसन मुज्तबा हुजूर कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप नवासे और जिगर गोशाए बुतूल और सरदार उम्मत हैं। आपकी विलादत 15 रमजानुल मुबारक 3 हिजरी को मदीना तैयबा में हुई और आज प्रोग्राम का आगाज उन्हीं के कॉल के साथ करेंगे। बिल्कुल नाजरीन, 3 चीजें इंसान को हलाक कर देती हैं, तकब्बुर, हिर्स और हसद। तकब्बुर और खुदबीनी इंसान के दीन को तबाह कर देता है और इसी की वजह से इब्लीस को मलून करार दिया गया है। हिर्स और लालच इंसान के नफ्स के दुश्मन हैं और हसद तमाम बदबख्तियों का रहबर है। इसी की वजह से काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था और आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है और क्या ही मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हसन के साथ कि वो जब तक उनकी पुश्त पर सवार रहे उन्होंने अपने सजदे को तूल दे दी और उन्होंने कहा कि मैं नहीं उठूंगा क्योंकि मेरे ऊपर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। और अब आप मोहब्बत का अंदाज़ा इससे भी लगाएं कि जब वो रुकू करते थे अपनी टांगों को इतना कुशादा रखते थे कि वो उसमें से दरमियान से गुजर सकें। काफ़ी मुशाबे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और आपको ये भी बताएंगे कि जब वो उनके कंधे पर सवार होते थे तो एक दिन एक शख्स ने फरमाया, क्या खूबसूरत सवारी है, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सवार कितना खूबसूरत है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी मोहब्बत कितनी थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम से। तो आज उनकी विलादत का दिन है और वो सभी जो मोमिनीन हैं उनको मुबारक हो उनकी विलादत का दिन। और अब बढ़ेंगे बड़ी खबर की तरफ। मुल्क में नया आईनी बहरान पैदा हो गया। हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर करारी। बोल न्यूज़ की अदलिया की आज़ादी के हक में खड़े रहने की रिवायत बरकरार। अदालती फैसले के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों की तकारीर नशर नहीं की। इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल कराने में नाकाम। मुल्क भर में मुनाफाखोर बेलगाम दाल, गोश्त, सब्जी और फलों के बाद चीनी की कीमतों को भी पर लग गए। 120 रुपए किलो में फरोख्त। कौम की सदा मस्जिद अक्सा। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में एक बार फिर इसराइल ने फ़लस्तीन के नहित्ते मुसलमानों पर क़यामत बर्पा कर दी। नमाजियों पर आज़ादाना फायरिंग और केमिकल आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर सेहूनी जुल्म सितम की लातादाद वीडियोज़ वायरल। पूरी उम्मत मुस्लिमा शदीद कर्ब में मुब्तला मगर आलमी ज़मीर सोया हुआ है। और ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कराटे के खेल में खुद को मनवा कर दिखाया। साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली शाहिदा अब्बासी की हुकूमती सतह पर भी पजीराई। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाज दिया गया। हीरो पाकिस्तानी में आज आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे। ये तो थी वो तमाम बड़ी खबरें जो कि आज इस प्रोग्राम में जिस पर बात होगी। और सबसे जो तवज्जो का मरकज़ है या सबकी नज़रें मरकूज़ हैं वो है अहम मामले पर जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। बड़े केस का बड़ा फैसला आया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद को आज मंजूर कर लिया गया है। और बलोचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली है खालिद मक्सी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करने की इस करारदाद को ऐवान ने पेश किया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त स्पेशल रिपोर्ट ने मुदस्सिर इकबाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ओवर टू यू मुदस्सिर। शुक्रिया सैरिश। आज बड़ा एक अहम दिन है और वो है कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट ने के जो फैसला था 3 रुकनी बेंच का, उस फैसले के खिलाफ करारदाद आज मंजूर कर ली गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म इस हुक्म पर अमल ना करें। ये मामला इस वक्त जो अदालत उज़्मा का हुक्म है उस पर अब जो इंतज़ामिया मुकन्नना और मामलात अदलिया, अब तीनों जानिब जो है वो चीज़ें बड़ी पेचीदा होती हुई नज़र आ रही हैं। बैरिस्टर आमिर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया
बैरिस्टर साहब आपके वक्त का, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस फैसले के खिलाफ पहले काबीना ने और अब करारदाद मंजूर कर ली है पार्लियामान ने, सर किस जानिब ये मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? अब देखिए जी, इंतहाई अफसोस की बात है कि इस मुल्क में जहां पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम है, और पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम तब ही होता है कि जो पार्लियामान है, चाहे वो सूबाई असेंबलीज की हो, वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वहाँ पे अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हों, ना कि वहाँ पे केयर टेकर्स हों जिनको अपनी आइनी मुद्दत के बाद भी तवालत देने का ये सोच रहे हैं। और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जी पार्लियामान, जो कि जैसे आपने कहा कि जी 3 पिलर्स होते हैं, एक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। अब चूंकि ये पार्लियामान, तो मैं समझता हूँ कि ये मुकम्मल पार्लियामान नहीं है, इसमें मुल्क की सबसे बड़ी जमात वो इसमें शामिल नहीं है, वो बाहर हैं, और उसके अलावा अपोजिशन तो है ही नहीं। अपोजिशन के बगैर तो कोई हुकूमती पार्टी का वजूद भी इसी तरह होता है कि कोई एक मजाक हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये जो करारदाद लाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का क्या हुक्म है कि जी इलेक्शंस, जो आईन पाकिस्तान कहता है कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाने का आइन कहता है, और आईन पाकिस्तान की इस छिक को उन्होंने कहा कि जी उस पर अमल दरामद होना है। नहायत अफसोस की बात है कि पार्लियामान ऐसी करारदाद पेश करता है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि चाहे करारदाद हो, चाहे कैबिनेट का डिसीजन हो, उससे जो सुप्रीम कोर्ट का केस है या जो फैसला है और जो उन्होंने हुक्म दिया है, उस पे अमल दरामद इन करारदादों से नहीं रोका जा सकता। जो मेन आईनी बॉडी है जिसने अमल करना है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी ये अपना शेड्यूल जारी कर चुका है और उसने प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब मैक्सिमम लेकिन बैरिस्टर साहब यहाँ पर एक चीज है सर, मुकन्ना आज करारदादे पास कर रही है, लेकिन इसी मुकन्ना के यानी कि हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम वो इंतज़ामिया है जिसने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन करवाना है। अगर सर आज करारदाद ये पास है, कल को इदारे इलेक्शन कमीशन से, जैसे पहले उन्होंने जो है वो इनकार किया तो इलेक्शन कमीशन ने डेट आगे की, फिर से ऐसा मामला होता है, फिर क्या होगा सर? देखिए, एक बात तो ध्यान में रखिए कि जो असल इलेक्शन हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब की हुकूमत जो है, केयर टेकर हुकूमत है, उन्होंने कराते हैं। तमाम अफराद उन्होंने मुहैया करना है, पुलिस और तमाम चीजें उन्होंने मुहैया करनी है। वफाक ने मैक्सिमम फंड्स रिलीज करने हैं, और जो अगर कोई पैरामिलिट्री या रेंजर्स की जरूरत पड़ती है वो रिलीज करेंगे। फंड्स का ऑलरेडी वो जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब आए थे फाइनेंस के, वो कह चुके हैं कि कोई इशू नहीं है। अब अगर वजीर आजम पाकिस्तान, जो कि वफाकी हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और उनकी काबीना अगर ये अमल दोहराती है, काबीना से ये करार पास करती है, कैबिनेट का डिसीजन है कि जी हम फाइनेंस डिवीजन को रिलीज नहीं कर रहे, तो आपके सामने एक वजीर आजम घर जा चुके हैं, और एक मामूली सी बात थी कि वहां पे तो खत लिखना था, जहां पे तो एक आईनी चीज है कि जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आइन की ये रिक्वायरमेंट है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो गालिबन उन्होंने सोचा है कि जी अगर घर जाने के लिए ये रास्ता और अपनाया जाए, कोई शहीद होने की उनको कोशिश हो, या इस तरीके से कोई वोटर्स उनके सिंपैथी गेन करने का हो। अदरवाइज एक बात तय है कि जी अगर तो वजीर आजम और कैबिनेट इनकार करती है पैसे देने से, जिसमें 3 या 4 रोज रह गए हैं, 10 तारीख का टाइम दिया हुआ है, 11 को अगर पैसे नहीं आएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये रिपोर्ट देगा। और ये ध्यान में रखिए कि पैसे कोई वज़रा के उससे नहीं आने, जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उसको भी सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है और हुक्म दे सकती है कि आप ये फंड्स रिलीज करें। हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स होती हैं वो कैबिनेट को नहीं होती, किसी वजीर को नहीं होती, मुतलका सेक्रेटरी को होते हैं। ये पैसे तब भी आएंगे, लेकिन ये अपना शौक अगर पूरा करना चाह रहे हैं, और वजीर आजम साहब मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा अमल करेंगे कि जिससे वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाएं, क्योंकि उससे ना सिर्फ उनकी वजारत आला जाएगी, वो 5 साल के लिए नाअहल भी हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, फुल कोर्ट की आज भी उन्होंने कहा कि जो है वो मुतालबा किया गया, साथ ही साथ आज ये कहा गया कि बेजा जो मदाखलत है, अदालती मुआखलत ऐवान के सियासी मामलात में, उस पर इजहार तशवीश है।
ऐवान के सियासी मामलात की बेजा मदाखलत की जो आज बात की गई है, सर ये क्या है? बेजा मदाखलत कैसी है? ये तो ऐवान का मामला नहीं था, ये तो इलेक्शन कमीशन का मामला था, डेट का मामला था। इस करारदाद में जो ये लाइन है, इसकी मेरे जैसा तालिब इल्म तो समझ नहीं पाया। देखिए जी, पार्लियामेंट के अगर अफेयर्स को ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट के अफेयर्स हैं, पार्लियामेंट का अफेयर है कि जी क्या वो आईने पाकिस्तान की किसी भी शिक को बगैर किसी आईनी अमेंडमेंट के खत्म करना चाह रहे हैं, क्या वो आईने पाकिस्तान को रोनना चाह रहे हैं? अगर ये पार्लियामान का फंक्शन है और फिर सुप्रीम कोर्ट की भी ये आईनी जिम्मेदारी है, जिसे हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आइन का जो दफा है, आइन की जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और आइन के आर्टिकल्स पे अमल दरामद कराना जहां पे समझते हैं कि नहीं हो रहा, यही पर्पस सुप्रीम कोर्ट ने को दिया हुआ है। और किसने दिया है? आइन ने दिया है। और ये तमाम पैदावार जो सी है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे आइन हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये आइन पाकिस्तान, तो आइन पाकिस्तान सुप्रीम पाकिस्तान की किताब है, पाकिस्तान की सुप्रीम अथॉरिटी है। तो ये अब पार्लियामेंट, मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि ये ऑप्टिक्स है, ये बैठे हुए हैं। जब वक्त आएगा आप देखेंगे कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इनके लिए एक तो वो जो कानून साजी इन्होंने की, वो कानून साजी भी आइन के मुतरादिफ है। जब तक आइन में तरमीम नहीं होंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना रहे। और बड़े अफसोस की बात है कि ये सब कुछ किया जा रहा है। तो जो अभी हालिया रूल्स और ये रेगुलेशन की चेंजिंग का मामला है, फिर इसकी हैसियत क्या होगी राजा साहब? ये जो अभी सदर ममलिकत को भेजवाया गया है दोनों ऐवानों से पास करके। देखिए, सदर ममलिकत के पास भिजवाया गया है। सदर ममलिकत के पास एक तो उसको रखने का हक है, वापस भिजवाने का है, और उसके अलावा वो आइन की आर्टिकल 186 के तहत ये रेफरेंस भिजवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, वहां से गाइडेंस के लिए कि जी ये लेजिस्लेशन का बिल आया है मेरे पास, ये कानून साजी करना चाह रही है, ये लूली लंगड़ी पार्लियामेंट जोन सी है, और इसमें चूंकि मैटर रिलेट्स टू दी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ जुडिशरी, जिसमें हमारा जो आइन है उसमें जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसमें आइटम नंबर 55 है, जो ये ममानत करता है कि किसी किस्म की जो कानून साजी है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल करने के लिए, कम करने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट या अदलिया की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में उस लेजिस्लेटिव लिस्ट में लिखा है कि वो कानून साजी नहीं हो सकती। तो ये रेफरेंस अगर सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर फैसला दे देती है कि जी ये जो कानून साजी हो रही है ये आर्टिकल 191 के तहत इसकी ममानत है और किसी इस सब लेजिस्लेटिव कानून साजी के जरिए आप आईने पाकिस्तान को ओवरराइड नहीं कर सकते, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इतना मजबूत इन्होंने कहा। हाँ, अगर आइन में ये अमेंडमेंट कर लेते, 2/3 इनके पास होती, तो फिर वो एक प्रॉपर जिसको कहते हैं वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन होती, अदरवाइज एक आइन से अल्ट्रा वायरस है। अच्छा, एक चीज़ राय साहब, आज वजीर कानून ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंटरनेशनल मीडिया के साथ। उन्होंने कहा कि इस मामले का हल जो है वो आइन के आर्टिकल 254 के अंदर मौजूद है कि फुल कोर्ट बनाकर जो कानूनी इख्तलाफ है वो ख़त्म किया जा सकता है। और ये भी कहा कि कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि अक़लियती फ़ैसला हुकाम पर मुसल्लत नहीं होता है। तो सर, ये जो इस करारदाद से पहले पूरा ग्राउंड बनाया जा रहा था वज़ीर कानून की जानिब से फुल कोर्ट का भी, और फिर साथ ही कहा कि अक़लियती फैसला मानना भी नहीं जाना चाहिए। देखिए, अब मर्जी है ना उनकी, आइन की इंटरप्रिटेशन का हक, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंटरप्रिटेशन का हक जो सा है वो पार्लियामेंट को तो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस दूसरे फैसले में बड़े क्लियरली कह दिया, पहला फैसला जो मार्च 1 को आया था उसमें कहा था बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2। अब इसमें उन्होंने इस बात को दोबारा तय कर दिया है कि ये जो सा है ये 4-3 का फैसला नहीं बल्कि ये 3-2 का फैसला है। अगर इसके बावजूद वजीर कानून साहब या वहाँ पे पार्लियामान में एक फायदा होता है कि पार्लियामान की चूंकि जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हैं या तकरीर हैं उनको प्रोटेक्शन हासिल है, वहाँ पे आप जो मर्जी बात करें उस पे एक्शन। ठीक है राजा साहब, आप तफसील के साथ आपने किया, बहुत शुक्रिया आपका। राजा आमिर अब्बास साहब, इस ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी, आप हमारे साथ रहिए।
नाजरीन, दुनिया बोल है के स्पेशल सेगमेंट में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज हम बात करेंगे जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन में। तो नाजरीन, माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में एक बार फिर इजराइल ने फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर क़यामत बपा की हुई है। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान जो इजरायली पुलिस की जानिब से दौरान नमाज मस्जिद अक़सा के अहाते में हमला करके दर्जनों नमाजियों को न सिर्फ शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि मस्जिद के अंदर घुसकर नमाजियों पर आज़ादाना फायरिंग की गई और केमिकल आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर इस जुल्म व सितम की लातादाद वीडियोज़ अब तक आ चुकी हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि मुसल्लह फ़ौजियों को मस्जिद के नमाजियों पर बदतरीन तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। कल नमाज फ़जर में भी ऐसा ही किया गया। पूरी उम्मत मुस्लिमा शदीद कर्ब में मुब्तला है, मगर आलमी ज़मीर सोया हुआ है। मशरिक़ वुस्ता के लिए फ़लस्तीन और जनूबी एशिया के लिए कश्मीर, दोनों का ताल्लुक़ आलम इस्लाम से है और दोनों ही जगह जुल्म और बर्बरियत का एक भयानक खेल खेला जा रहा है। फ़लस्तीनी और कश्मीरी दोनों ही अपनी आज़ादी के हक़ के लिए जद्दोजहद करते चले आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स जहाँ पर दिहाइयों से इसके हवाले से बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि किसी भी किस्म का कोई ख़ास इस पर अमल नहीं होता और जुल्म और सितम की दास्तान जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और ये जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, ये सवाल कर रहे हैं फ़लस्तीनी, पूरी दुनिया से कर रहे हैं, पूरे आलम इस्लाम से कर रहे हैं, तमाम जो कौंसल्स हैं उनसे कर रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, हम देखते हैं कि ये आज की तो बात नहीं है, ये बहुत सालों से यही सूरत हाल है कि माह रमज़ान में इस तरीके से होता है कि जो इजरायली फोर्सेस हैं वो आती हैं, मुसलमानों को नमाज के दौरान आके तशद्दुद का निशाना बनाए जाते हैं। ना OIC इस पर कुछ करता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन को अमल दरामद करते नज़र आते हैं। अब क्या कहेंगे, क्यों इस पर आलमी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है? क्योंकि बस मुस्लिम दुनिया और ख़ासतौर पे OIC के ममालिक कमज़ोर हैं और इस कमज़ोरी की वजह से वो जो उनके हाकिम और हुक्मरान हैं वो अपने मफादात को देखते हैं। उनके पेट्रो डॉलर्स जो मशरक़ में और उन ममालिक में पड़े हैं जिनका के डायरेक्ट इल्हाक और डायरेक्ट ताल्लुक इजराइल से है। तो ये तो बड़ी एक काम सी बात है जो कि समझने वाली है, लेकिन रहा सवाल कि जो दुनिया के बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं क्या उसको चले छोड़ते हैं। जो OIC के अपने चार्टर है, उस चार्टर को ही अगर देख लें, उस चार्टर में सबसे अहमियत दी ही फ़लस्तीन को की गई है और उसके आर्टिकल 1 और उसके सब जुज़ 8 है। उस सब जुज़ 8 में बिल्कुल दिया हुआ है कि टू सपोर्ट स्ट्रगल ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल अंडर फॉरेन ऑक्यूपेशन। उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि जो इस्टेब्लिश करें अपने एक राइट्स को, अपने हक को, वो मस्जिद अक्सा शर्फ पे जो है वो अपने सॉवरेन स्टेट के तौर पर उस पर अपने राइट को। लेकिन ये तो उसमें लिखा हुआ है ना OIC में, इस पे काम क्या हो रहा है। OIC के पास आर्टिकल 8 है जिसमें हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं हर 3 साल में। आर्टिकल 10 है जो उसमें के फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, उसमें भी कोई जिक्र नहीं। और सबसे अहम बात ये है कि आर्टिकल दिया हुआ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन आर्टिकल 9 के तहत दिया जा सकता है और वो किया जा सकता है। ये 2 दिन से जो मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान नमाजियों के छाती पर फौजी बूट रखकर उस पे इजरायली फौज जो है दंदनाती कर रही है और जिस तरीके से वहाँ नमाजियों पर उस पर भी सब्र नहीं आया। पाबंदी लगा दी गई है कि मस्जिद अक्सा में 40 साल से कम उम्र का कोई शख्स दाखिल नहीं होगा। ये पाबंदी लगाई है उन 43 आदमियों को रिलीज करते हुए जब उनको पकड़ा गया 2 दिन पहले और उन पर जुल्म और बर्बरियत किया गया। लेकिन कुछ तकरीबन 300 से ज़ायद अफराद उनको मिलिट्री की जेलों में भेज दिया गया ताकि दूसरे लोग खौफजदा हों। और ना सिर्फ ये तो एक तरीक़ाकार है ना डॉक्टर साहब के वहाँ पे लोगों को खौफजदा किया जाए, नमाज अदा ना करने दी जाए। एक तस्वीर में देख रही थी कि एक माँ के स्कार्फ पे उसके बच्चे के खून के छींटे थे कि वो बच्चा अपनी माँ को दौरान नमाज बचाते हुए वहाँ खड़ा रहा कि उसकी माँ के ऊपर कोई तशद्दुद ना हो, नमाज अदा कर ले। ऐसे ऐसे मनाजिर हैं, ये मनाजिर हमारी मुस्लिम उम्मा को नज़र नहीं आते। वो क्यों खामोश हैं, वो क्यों नहीं बोलते जुल्म के खिलाफ? ये दिल दहला देने वाले मजालिम हैं क्योंकि मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान और हाकिम हैं
उनको तो उनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। वो चाहे मुख्तलिफ लिहाज से मुमलिकत इजराइल के साथ अपनी पींगे बढ़ाते रहें और इब्राहिम अकॉर्ड करें या कोई और अकॉर्ड करें, लेकिन जब बात आती है फ़लस्तीनियों की तो उनके हक तो खुद ब खुद मध्यम पड़ जाएंगे। खुद ब खुद बस जुबानी जमा खर्च होगा, और जुबानी जमा खर्च हो रहा है। देखिए हर रमज़ान में तकरीबन ये होता है, ये कोई पहला रमज़ान नहीं है। और रमज़ान ख़त्म होता है या जब ये वाक़यात हो जाते हैं उसके बाद फिर बात दोबारा वही पहुंच जाती है, ख़त्म हो जाती है बात एकदम और लोगों के जहनों से, इसलिए कि तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कि हाकिम जो हैं ये हमारे 57 ममालिक के OIC के, वो सोचते हैं कि हमारे ऐशो इशरत तो चल रहे हैं, लिहाजा कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ जो भी हो रहा है, इतना बड़ा फोरम 57 कंट्री का, इससे बड़ा कोई इंटरनेशनल फोरम ही नहीं है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत चैप्टर 8 के तहत बना है, जिसकी अपनी क़ुव्वत ताकत है कि जब चाहे वो रेजोल्यूशन पास करे, जब चाहे जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास कराए, जब चाहे सिक्योरिटी काउंसिल को प्रेशराइज करे कि वो रेजोल्यूशन पास करें और उसके बाद बाइकाट करना शुरू करें या पाबंदियां लगाना शुरू करें इसराइल पर। लेकिन इतनी हिम्मत किस में? हिम्मत नहीं तो फिर वो सोचते हैं कि तो भाई क्या मकसद है भाई OIC के क़याम का क्या मकसद है, फिर इनके इजलासों का क्या मकसद है, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन का क्या मकसद है, ये बड़ी बड़ी आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों का क्या मकसद है डॉक्टर साहब? नहीं, मकसद तो ज़ाहिर है उनका, अगर लीगली देखा जाए तो यही है कि राबियत मिलनी चाहिए उनको। 2 स्टेट थ्योरी का ओस्लो में डिसाइड किया गया वो होना चाहिए। उसके जो आप अंदाज़ा करें कि जब 1917 में इस इलाके में 6% जू थे और उसके बाद जब 1947 में उन्होंने जिस अंदाज में भी ज़मीनों को कब्जा किया, ख़रीदा, उसको 33% हो गया और आज 9 मिलियन जूस वहाँ हैं इसमें ऑक्युपाइड इलाके में। तो जब इतनी तेज़ी से सारों की आंखों के सामने बढ़ता जा रहा है ये मामला, तो उसके बाद फिर बाद में कोई कसर तो रह नहीं जाती। इसका मतलब ये है कि वो बेहिसी और वो दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि वो चाहते नहीं है कि इजराइल नाराज हो जाए, वो चाहते नहीं है कि इजराइल के सपोर्टर नाराज हो जाए, खास तौर पे जो हाकिम और हुक्मरान हैं इस लिहाज से। वरना ओस्लो में क्लियरली चीजों को दिया हुआ है कि एरिया कौन सा है, बी एरिया कौन सा है, सी एरिया यही तो अफसोस की बात है कि अपने ज़ाती मफादात हैं, इतना जुल्म एक इंसान पर, एक मुसलमान पर, इतनी बर्बरियत किसी को इसलिए नज़र नहीं आ रही कि सबके अपने ज़ाती मफादात हैं, सबके अपने अपने ज़ारे इंटरेस्ट हैं, तो इसलिए कोई इस पर बात नहीं करता। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक है, आवाज़ भी उठानी चाहिए, इस पर बात भी करनी चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक़ सफ़ीर, इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए। यहाँ पर अपने सेगमेंट में क्लोज़ करती हूँ और आपको लिए चलेंगे बोल के जायके में और देखते हैं कि आज हमारे शेफ़ क्या बना रहे हैं। बोल के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम टू बोल के जायके। जनाब आज भी आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके हम लोग आ गए हैं और मामूल के मुताबिक शेफ़ ज़ुबैर इस वक्त मेरे साथ किचन में मौजूद हैं और आज भी बड़े मज़े की रेसिपीज़ हैं। वो आइटम आज हम तैयार करने वाले हैं जो कि आई थिंक सो हर घर में, हर दस्तरख्वान की रमज़ान में ख़ास तौर पर जीनत होती है। तो इससे पहले कि मैं मज़ीद इस पर कुछ बोलूँ, आप ही बता दीजिए आज आप क्या बना रहे हैं। बिल्कुल, आज जो रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, एक तो हम कौसर मसाले से जो है चिकन की कढ़ाई बनाएंगे और उसमें जो हम चिकन यूज़ कर रहे हैं वो सबरोसो का कढ़ाई कट वाला चिकन मैं आपको दिखा देता हूँ। पैकेट में जो है वो इस तरह से जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। कढ़ाई कट भी मिलेगा आपको, बोनलेस भी मिलेगा आपको, ड्रम स्टिक भी मिलेगा और साथ साथ चिकन के स्ट्रिप्स भी मौजूद है। तो ये हमने इसको अच्छी तरह से डिफ्रॉस्ट कर लिया। रमजान के महीने में जनाब जहाँ पर हमारे ज़हन में आती है ना चीज़ें कि हमें क्या क्या बनाना है, तो उसमें क्विकली जो सबरोसो है उसका नाम हमारे ज़हन में आता है, क्वालिटी कंट्रोल की जहाँ पर बात होती है, क्योंकि इनका चिकन मैरिनेटेड फॉर्म में भी मौजूद है, कुछ भी आप जाके खरीद सकते हैं, रेंज है एक। और दूसरा आप ये सादा चिकन भी लेके इसको डीफ्रोस्ट कर सकते हैं और अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है दही फुल्की जो कि हर घर में इजली बनाया जा रहा है। ये तो मैंने बताया कि हर दस्तरख्वान पर दही फुल्की का जो है वो लाजमी ये डिश मौजूद होती है, क्योंकि मज़ा आता है ना दही खाने में इफ्तार में। बिल्कुल, और फिर ठंडक ऑफ कोर्स साथ साथ जो है आप कोशिश करेंगे ऐसी डाइट हो आपकी रमज़ान में जो कि आपको फुल ऑफ न्यूट्रिएंट रहे
और साथ साथ प्रोटीन, अच्छे कार्ब्स, अच्छे आपको जो है फुल्की नरम हो तो ही मजा आता है, फुल्की सख्त हो तो मजा नहीं आता। आप चेक करें, देखिए 100% सॉफ्ट है बिल्कुल। चलें अभी ट्राई करेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, ये फुल्की जो है मैंने जो बनाए हैं ये माश की दाल से बनाए, तो आप जो बनाएंगे आप जो है वो अपने हिसाब से बेसन से भी बना सकते हैं। और साथ साथ जो है, बल्कि इससे पहले कि हम कुकिंग स्टार्ट करें, यहाँ पे हम हैंड वॉश कर लेते हैं लाइव बॉय से, जो कि 99.9% जर्म किलर है। और आजकल वैसे भी कोविड मार्केट के अंदर बिल्कुल इन है, तो मेक श्योर जब भी आप बाहर से आएँ या आप कुकिंग करें तो लाइव बॉय से आपने अच्छे से हैंड वॉश करना है। अब हम एक काम ये करते हैं कि माश की दाल की जो हमने ये फुल्कियां बनाई हैं, अच्छा तभी इनका कलर जो है वो बहुत लाइट होंगे। माश की दाल की फुल्कियां हैं ये, वेरी नाइस। और आप ये देखें सैरिश की ये कितना सॉफ्ट है, ये देखें। इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया हुआ है। तो 350 ग्राम के करीब जो है माश की दाल को मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। सोडा डाल लीजिएगा ताकि इससे सॉफ्टनेस आ जाए। और इसको फिर जो है आपने पानी फेंक के ब्लेंडर में शामिल करना है अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, बॉयल नहीं करनी माश की दाल, नहीं बॉयल नहीं करनी, कच्ची ठीक है। हाँ, बॉयल नहीं करनी है। तो कच्ची दाल को आपने ब्लेंडर में शामिल करना है। और जब आप ब्लेंडर में शामिल करेंगे उसमें नमक, थोड़ा सा लहसुन का एक छोटा सा दाना डाल लीजिएगा, हरी मिर्चें डलेंगी और थोड़ा सा नमक डलेगा, साथ साथ गरम मसाले का थोड़ा सा पाउडर। सही। अच्छा, और मैं ये भी बता दूं कि दही फुल्की में अगर किसी एक चीज़ की ज्यादती हो जाए तो वो डोमिनेट कर जाती है। इसमें सारा कुछ हल्का हल्का डलता है, उसी से जो इसका टेस्ट है वो इनहेंस होता है। और लहसुन जो इसमें मजा करता है ना, बहुत कमाल, क्या ही बात है। गार्लिक का बहुत कमाल इसमें जो है वो अरोमा आता है। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने ये इसका बैटर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बैटर मैंने बना के रखा हुआ था। और अभी चूँकि शो का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो उसमें बना के रखना पड़ता है। तो ये इसका इस तरह से ये बैटर होगा और इस तरह से आप बना के इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो दही बड़े तो हम बनाएंगे आफ्टर चिकन कढ़ाई, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। तो आज जो रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, चिकन शाही कढ़ाई, जो कि शाही कढ़ाई बहुत ही, यानी कि रॉयल किस्म का दस्तरखान सजने वाला है। शाही कढ़ाई होगी। और कढ़ाई तो जनाब मुझे लगता है हमारे पाकिस्तानियों की एक ऐसी देसी डिश है कि हर किसी को पसंद होती है। कढ़ाई भले मटन की हो, भले चिकन की हो, बस हो तो मज़ा आ जाता है। और ये मैंने शामिल कर दिया डालडा कुकिंग ऑयल। जहां मामता वहां डालडा, ना बदले जमाना ना बदला डालडा। 80 सालों से जायद माओं का बेहद भरोसा जो इसको एक कामयाब ब्रांड बनाता है। हमारे खानों में इसका इस्तेमाल तो एक लाजमी से जुज़्व है जनाब। और डालडा लाया ज़्यादा सेहत ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा जी, ये सबरोसो का जो है कढ़ाई कट चिकन है मेरे पास। इसको हमने अच्छी तरह से डिफ्रॉस्ट करके और अब हम इसको शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, मैं ये भी बता दूं ना इसमें, अच्छा किया आपने मेरे कपड़े बचा लिए। ये मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि इस वक्त जो है वो कपड़े खराब होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब, हमारे ये जो अप्लायंसेज हैं उसके बारे में भी बता दूं। और अभी शेफ मजेस्टिक के ये हमारे पास कुकवेयर हैं जिनमें आज ये शाही कढ़ाई बनने वाली है। हरी मिर्चें भी डल गई हैं जनाब। और फोटाइल का हमारा ये स्टोव है। और आपको ये बता दूं, शेफ मजेस्टिक के जितने भी कुकवेयर्स हैं इनमें खाना फास्ट बनता है, चिपकता नहीं है, जलता नहीं है, बेहतरीन कुकवेयर है। और दूसरा फोटाइल जनाब, पाकिस्तान में इसको तकरीबन 20 साल से ज़ायद हो चुकी है। इनकी मुल्क भर में 15 से ज़ायद ब्रांचेस भी मौजूद हैं। आप जा सकते हैं, जाके ख़रीद सकते हैं। इसके साथ साथ मुल्क के बड़े शहरों में बड़ी तादाद में फोटाइल के डीलर्स भी मौजूद हैं। अगर आप घर बनवा रहे हैं, उसमें किचन तो बनेगा, लाजमी सी बात है, बनवाने का सोच रहे हैं तो आप फोटाइल के अप्लायंसेज लाजमी खरीदें। हाई क्वालिटी अप्लायंसेज है पाकिस्तान में। ये आप स्टोव देख सकते हैं, उसके बाद ये आप अवन देख सकते हैं, माइक्रोवेव देख सकते हैं। जबरदस्त काम कर रहा है, आपका भी ट्रस्ट बनेगा। ना माशाल्लाह से फोटाइल के ही चूल्हे लगे हुए, इवन ओवन भी आप इनके देखिए कि बहुत स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो आप बेकिंग करते हैं तो उसमें टाइमिंग बहुत मैटर करती है। तो ये टाइमिंग जो है ना इस हिसाब से बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल इतना बिजी लाइफ है सभी की, मोस्टली ख़वातीन वर्किंग वुमेन है। कोशिश यही होती खाना जल्दी से बन जाए, फ्री हो जाऊं ताकि बच्चों को टाइम दे सकूं, जॉब को टाइम दे सकूं, घर को टाइम दे सकूं। तो ऐसे में बेहतरीन अप्लायंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने इसमें लहसुन नहीं डाला? नहीं, मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है। चूँकि शाही कढ़ाई है तो शाही कढ़ाई में मैं जो है वो फ्रेश ही आइटम्स डाल रहा होता हूँ, चाहे वो हरे मिर्चें हों, चाहे वो अदरक हो और हरा धनिया। इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा जो है दही जाएगा इसमें, फिर हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अभी जो हमने इसमें जो चीज़ें ऐड की हैं इसमें मैंने सबसे पहले शामिल किया है डालडा कुकिंग ऑयल। और उसके साथ साथ जो है कढ़ाई कट सबरोसो का चिकन मैंने इसमें शामिल किया, जो कि ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है। आप उसको ख़रीद के और उसको आप डिफ्रॉस्ट कर लें, बहुत आसान सा तरीका है। और उसके बाद जो है हमने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, आप चाहें आप साबुत भी शामिल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और उसके साथ साथ हमने
इसमें बारीक कटी हुई सही अदरक भी शामिल की है और यही इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगी और इतना मजा आता है जब निवाले में अदरक आती है ना। एग्जैक्टली मैं रोज़ा नहीं ख़राब करना चाह रही, मुँह में पानी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि कढ़ाई में जब तक ये खड़ा मसाला साथ नज़र ना आए ना, हरी मिर्ची हो गई, हरा धनिया हो गया या अदरक हो गया, मज़ा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। और कढ़ाई की एक बड़ी ख़ास बात है कि तेज़ आंच पे जब आप स्टार्ट में इसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो उसमें एक बड़ा ये देखा जाता है कि फायर स्मोक जो इसके अंदर आ जाता है ना तेज़ आंच पे, आपने नोटिस किया? अच्छा, कुछ लोग इसको दम लगाते हैं कोयले का। बिल्कुल बिल्कुल, कोयले का दम, वो फिर कोयला कढ़ाई हो जाता है। लेकिन उसमें जो है वो मेरे ख्याल से कुछ और भी चीज़ें ऐड होती हैं। अब हमारी डिशेस में इतना ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल हो गया, पहले नहीं होता था। पहले खाने बड़े देसी स्टाइल में बनते थे सब्जियाँ, लेकिन जब से ये माशाल्लाह चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है और ये हम देख रहे हैं कि क्रीम की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है डिशेस में, ज़्यादातर क्रीम डलती है तो फिर ही वो जनाब एक मज़ा आता है। अच्छा, चाइनीज़ हो गया या फिर ये टमाटर ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, टमाटर जो है तकरीबन 400 ग्राम के करीब है, तो इसको आपने इसका स्किन जो है आप वो अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। पील करने के बाद इसको आपने स्टीम करना है और स्टीम करने के बाद इसका पेस्ट बना के थोड़ा दरदरा सा हो, बहुत ज़्यादा आपने जो है वो बारीक पेस्ट नहीं बनाना, ठीक है। और ये शामिल करने के बाद आप सडन जो है इसको हम ढक देंगे जब तक चिकन गल नहीं जाती। तो फिर हम ज़रा दही बड़े की तैयारी कर लेते हैं। सही। और उसके लिए जो है अच्छा इसमें जो है ना थोड़ा टाइम, बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है, हमने चीज़ें जो बना के ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे जो तैयार ठीक हो गया। अब आप सर्व करेंगे। उसको कैसे करना है, ये इसका पानी आपने ऐसे इस तरह से निकालना है, ठीक है। और सॉफ्टनेस देखिए आप सैरिश के कितना कमाल का जो है वो जो ये फुल्कियाँ बनी हैं। तो अच्छा, इसके ऊपर आप मतलब आप इस पे क्या पोर क्या करेंगे आप? इसमें हम ऑफ कोर्स ये हमारे पास जितने भी टमाटर, दही और सारी जो चाट मसाला है और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, मतलब ये वो दही बड़े वाली फुल्कियाँ नहीं है? ये दही बड़े वाली ही फुल्कियाँ हैं। इसमें तो दही भी डलेगा? दही भी डलेगा ऑफ कोर्स। तो इसमें हम मेंशन कर रहे हैं थोड़ी सी, और वो ये कर रहे हैं कि तमाम हरे मसाले भी हम ऐड कर रहे हैं और साथ साथ इसमें हम कौसर का चाट मसाला भी ऐड चलें रेसिपी चार्ट भी दिखा देते हैं दही फुल्कियों की। तो इसमें बता दीजिए शेफ जुबैर क्या क्या डाला आपने? सबसे पहले आपने माश की दाल लेके और 300 ग्राम माश की दाल लेके आपने ओवरनाइट सोक करना है और सोक करने के बाद जो है आप इसको ब्लेंडर में शामिल कर लें और उसमें थोड़ा सा आपने सॉल्ट शामिल करना है। सॉल्ट शामिल करने के बाद लहसुन का एक छोटा सा दाना शामिल कर लें, हरे मिर्चें और साथ में नमक शामिल करके इसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद ये आपके सामने मैंने इसको पानी में शामिल किया है, ठीक है। और इस तरह से इसकी सॉफ्टनेस आ जाएगी। उसके बाद आपने अच्छा ज़्यादा देर पानी में इसको अगर आप भिगो के रखेंगे तो भी ये टूट जाएंगी। बहुत ज़्यादा देर पानी में भिगो के नहीं रखते। मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं बनाती हूँ घर में, लेकिन मैं बेसन की बनाती हूँ, इन्होंने माश की दाल की बनाई है। अच्छा, माश की दाल की जो बड़े होते हैं उसका अपना ही एक कमाल है। तो ये जो मैं शामिल कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास तकरीबन एक खाने का जो है, बल्कि 1 कप जो है हमने दही का शामिल किया है और इसको मैं ज़रा अच्छी तरह से विस्क से, अगर आपको दही थोड़ा खट्टा लगे तो आप इसमें दूध भी मिक्स कर सकते हैं। दूध भी मिक्स कर सकते हैं, क्रीम भी मिक्स कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अभी आजकल तो वैसे ही मैंने देखा है कि हरे मसाले का भी बड़ा इस्तेमाल होता है इसमें, धनिया पुदीना। अच्छा, मैं आपको बताऊं मैं घर पे इस पे क्या डालती हूँ जब मैं इस तरह फुल्कियाँ बनाती हूँ तो मैं उसके ऊपर इमली की चटनी डालती हूँ। अच्छा, इमली की काला नमक भी डालती हूँ थोड़ा सा, तो वो बड़ा मजा आता है उसको खा के। और अगर इसमें लहसुन भी अगर ज्यादा हो जाए ना शेफ जुबैर तो भी ये खराब हो जाता है। तो भी खराब हो जाता है। लहसुन बहुत एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर आपने इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे मैंने 1 दाने का या 2 दाने का जिक्र किया, अगर बहुत ज़्यादा है माश की दाल की क्वांटिटी तो आप 3-4 दाने इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दही को हम अच्छी तरह से यूँ फेंट लेते हैं और फेंटने के बाद यहाँ पर ये है मेरे पास नमक, मैं नमक शामिल कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ थोड़ा सा जो है मसाला मैं इसके अंदर भी शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। और आप चाहें आप प्लेन योगर्ट भी रख सकते हैं, इसको आप मीठे जो दही बड़े होते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने शामिल कर दिया और इसी के साथ साथ जो है ये है मेरे पास स्क्रीन पर इसकी रेसिपी भी आ रही है। रेसिपी कार्ड पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी क्या है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं, ताकि आपको आसानी हो। अगर आप हमें सुन नहीं पाए पहले तो आप इसको देख के फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला और ये मैंने डाल दिया। और जो लोग ज्यादा चटपटी चीजें पसंद करते हैं उनको मैंने केचप डाल के भी खाते हुए देखा है दही बड़ों के ऊपर। जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कनौर की केचप हो और जनाब पकौड़े दही बड़े सभी पे डालते हैं। अच्छा, चलिए काम करते हैं हम। हमारी ये शाही कढ़ाई जो है इन प्रोसेस है। तो जैसे ही ये चिकन थोड़ा सा फ्राई होता है और ये भुन जाती है तो अभी शाही कढ़ाई से धुएं उठ रहे हैं और ये बिल्कुल भुनने के बिल्कुल करीब है जनाब। और जो हमारे दही फुल्कियां हैं उनकी गार्निशिंग ऐसी औसम हुई है कि उसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। कैमरामैन जरा दिखाइएगा
और रोज़ा भी खुलने वाला है, और रोज़ा भी खुलने वाला है, कुछ टाइम बाकी है। और अभी हम लोग दही फुल्कियों की शक्ल देख के मैं तो काफ़ी खुश हो रही हूँ कि आज इफ्तार में मज़ा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। चटनियाँ काफ़ी डाली, क्या क्या डाला है? बहुत कमाल की। अच्छा, इसमें जो है एक तो दही हमने जो बनाई थी अलग से, उसमें 1 कप दही लिया था, और उसमें थोड़ा सा मैंने इसमें हरे मसाले ऐड किए थे, लाइक कि हरी चटनी ऐड की थी, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल किया था, नमक किया था, कौसर का मैंने कौसर मसाले का चाट मसाला यूज़ किया था, साथ साथ थोड़ी सी जो ये हरी धनिया जो कि फ्रेश मैंने चॉप किया हुआ था ये शामिल किया। उसके बाद दही को अच्छी तरह से मिक्स करके वो आपने ऑन टॉप जो है जो फुल्कियाँ होंगी हमारी, उसके ऊपर हमने अच्छी तरह से इसकी लेयर्स बनानी है। उसके बाद जो है पापड़ी और साथ में इमली की चटनी, पापड़ी में मज़ा करती है ना इसमें, और थोड़ा सा मैंने टोमेटोज को फाइन चॉप करके जो है वो ऊपर से जो है वो बहुत मज़े की शक्ल ही बहुत मज़े की लग रही है। अच्छा, हमारी दूसरी रेसिपी भी दूसरी रेसिपी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब थोड़ा सा आखिरी स्टेज में हमने क्या करना है कि ये मेरे पास है कौसर मसाला, और इसके कढ़ाई गोश्त में शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा, ठीक है, ये हम शामिल कर रहे हैं। मेरे पास ये दही है अराउंड 1 कप के करीब, ठीक है, और इसमें ये कौसर मसाला शामिल करना है कढ़ाई का, और इसको आप इस तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद और फिर आपने बिल्कुल आखिर में अच्छा, इस दही के अंदर जो है फ्रेश क्रीम भी मैंने शामिल किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो चूँकि शाही कढ़ाई है तो इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। चले जी, ठीक है, ये हम शामिल कर रहे हैं इस कढ़ाई की बैटर पे, और अब आँच होगा इसका तेज़, ठीक है, इस तरह से। टाइम भी अब तकरीबन खत्म हो चुका है हमारे पास, बिल्कुल, और ये भुन चुकी है अच्छी तरह से, कढ़ाई हमारी फ्राई हो चुकी है। चूँकि शाही कढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मेक श्योर जब आप बनाएं तो उसमें बोटी के साइजेस का जो है ना बड़ा मतलब बहुत बड़ी बोटी ना हो, थोड़ी छोटी बोटी हो, ताकि जल्दी गल जाए। अब आप चलिए हम अब इसको सर्व कर दें क्योंकि टाइम अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल सर्व कर देता हूँ। तो ये इसको हम डिश आउट कर रहे हैं, और सबरोसों के चिकन से जो है हमने ये ज़बरदस्त सी शाही कढ़ाई जो है वो तैयार कर दी है। और अब चलें जी, चिकन की ख़ास बात ये होती है कि जल्दी से गल जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो हमने तो वैसे ही सबरोसों का चिकन यूज़ किया है, तो उसमें भी मैंने ख़ास देखा। चलें जनाब, अब वहाँ रख दीजिए और इस पर गार्निशिंग कर लीजिए क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल, ये और ये जनाब कैमरामैन दिखा दें, हमारी दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल रेडी हैं जनाब। आप चाहें तो अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, यकीनन आपको मज़ा आएगा। मुझे और शेफ ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। बोल के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत, एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे नाजरीन। आज 15 रमज़ानुल मुबारक है और आज सरदार उम्मत, नवासे रसूल, जिगर गोशाए बतूल हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। आप अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी दुख्तर गरामी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेरे साया ज़िंदगी गुजारी, और 40 हिजरी में हज़रत अली की शहादत के बाद खिलाफत की जिम्मेदारी भी संभाली। उनकी यौम विलादत पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब। बहुत शुक्रिया शहीदी साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में, उनके मकाम के बारे में, और उनकी मार्फत से हम क्या हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और तमाम आपके नाजरीन को आज के इस मुबारक दिन के हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ख़ानदान रिसालत में नबी करीम के घर में पहले बेटे हैं, पहली नवीद है, पहली ईद है आपकी आमद के मौके पर, और रसूल गिरामी को आपसे जो मोहब्बत थी उसका इजहार उनकी पैदाइश और इस विलादत के मौके पर ही इस तरह से आपने इजहार फरमाया कि लोगों ने देख लिया कि आपको किस हद तक अपने इस जिगर गोशे से मोहब्बत है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम चूँकि ख़ानदान रिसालत में पंजतने आले अबा में अहले किसा में, चूँकि ये सारी इस्तिलाहें जो हैं इसी घराने के लिए हैं, और इसी तरह से मुबाहला में जाने वाले उस मुख्तसर से नूरानी काफ़िले में चौथी हस्ती हैं नबी करीम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और उनके बाद चौथी हस्ती इमाम हसन मुज्तबा। कुरान ने इमाम हसन मुज्तबा को रसूलुल्लाह का बेटा करार दिया है, नवासा नहीं, बेटा करार दिया है। और हम देखते हैं कि इन्ना आतैना कल कौसर के ज़िमन में पूरी दुनिया में अगर खैर कसीर
नबी करीम के वास्ते से और उनके ज़रिए से फैला भी और उनको अता हुआ खैर कसीर, और वो फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की सूरत में है, तो उस खैर कसीर को आलम में फैलाने का ज़रिया या इमाम हसन बने या इमाम हुसैन बने। आज भी अगर ख़ानदान रिसालत का नाम, उनकी नस्ल, उनका खून पूरी दुनिया में जहाँ पर भी आप जाते हैं मौजूद हैं, तो उसकी वजह या इमाम हसन है या इमाम हुसैन। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अपनी शक्ल, अपनी सूरत और अपने ज़ाहिरी डील डोल से पूरी तरह से मुशाबह थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसलिए इमाम हसन के बारे में ख़ुद नबी करीम फरमाया करते थे कि इसका चेहरा मेरा चेहरा है, इसके हुसैन अली से है, हुसैन जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो तकसीम फरमाया करते थे, ऊपर का आधा हिस्सा मेरा शबी है, निचला आधा हिस्सा इमाम अली का शबी है। जब आप इस एतबार से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम वारिस इल्म नबवी भी हैं, वारिस हिल्म व मारिफत भी हैं, वारिस इरफान व मानवियात और मकामात भी हैं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम चूँकि नबी के इल्मी, फ़िक्री और मानवी वारिस हैं, इसलिए नबूवत के बाद, चूँकि किसी और नबी ने आना नहीं है, लेकिन विलायत के हवाले से, मकामात इरफानी के हवाले से, मानवी मकामात के हवाले से, वो मकाम जो इमाम हसन को हासिल है किसी और को हासिल नहीं है। इसलिए इनको अहलुल बैत कहा जाता है कि नबी करीम के जिस्म का टुकड़ा है, उनकी रूह का हिस्सा है। यही वजह है कि नबी करीम के जो जुमले मारूफ हैं अहादीस के अंदर, लहमुका लहमी, जिस्मुका जिस्मी, लहमुका लहमी, दमुका दमी, तुम्हारा खून मेरा खून, तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म, तुम्हारा लहू मेरा लहू, यानी तुम और मैं एक हैं, हमारे दरमियान कोई फासला और कोई फ़र्क नहीं है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन छोटे छोटे बच्चों को, इमाम हसन और इमाम हुसैन को, उसी बचपने ही में अपने कंधों पर बिठाया करते, खुद अल्लाह की इबादत में होते, लेकिन ये रसूलुल्लाह के कंधों पर होते। आप ज़रा सोचिए, अल्लाह की इबादत हो रही है, ख़ातमुन नबीयीन वो इबादत फरमा रहे हैं जिसमें अल्लाह और अशरफ तरीन बंदे के दरमियान राबता हो रहा है, महबूब के महबूब। अब उस महबूब तरीन हस्ती के कंधों पर वो है जो सबसे ज़्यादा उस नबी को महबूब है। इस एतबार से जब इमाम हसन मुज्तबा और नबी करीम के दरमियान ताल्लुक़ को हम देखते हैं तो वहाँ पर मैं एक और पहलू नज़र आता है, और वो पहलू बड़ा अजीब है कि हम नमाज में दुरूद अगर न पढ़ें तो नमाज नमाज नहीं है, बग़ैर दुरूद के नमाज नमाज नहीं है। उस नमाज में जो दुरूद हम पढ़ते हैं उसमें इमाम हसन मुज्तबा शामिल हैं। जिस तरह से नबी करीम पर दुरूद है उसी तरह से इमाम हसन मुज्तबा पर दुरूद है। तो गोया इमाम हसन मुज्तबा पर दुरूद पढ़े बगैर हमारी नमाज नहीं हो सकती। एक और चीज़ पे भी मैं आपकी रहनुमाई चाहूँगा शहीदी साहब। अब कोई इंसान जितना मर्जी मुत्तकी हो जाए, जितना मर्जी परहेजगार हो जाए, जितनी मर्जी इबादत कर ले, जो मर्जी इस्लाम में उसूल बताए गए उन पे अमल कर ले, लेकिन अगर वो बुग़्ज़ रखता है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, अहले बैत के हवाले से, तो जहन्नुम में दाखिल होगा। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि कुछ रोशनी डालें। इब्लीस ने 6000 साल सजदे किए, अल्लाह का इनकार नहीं किया। जब अल्लाह ने कहा मेरे बंदे को सजदा करो, वो सजदा ताज़ीमी था, बिल्कुल इबादत के लिहाज से नहीं था, लेकिन उसने कहा या अल्लाह मैं तुझे सजदा करता हूँ। यानी उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया, इकरार किया, कहा कि मैं तुझे सजदा करूँगा, लेकिन इस इंसान को क्यों करूँ? मैं तू जो कहे करूँगा और तेरे लिए करूँगा, किसी और के लिए नहीं। अल्लाह ने कहा तेरी सारी इबादत गई बाहर में, उन इबादत की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह को इबादत नहीं चाहिए, इताअत चाहिए। ये जो हस्तियां हैं इनकी मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में वाजिब और फ़र्ज़ कर दिया है। मवद्दत अहलुल बैत, मवद्दत ज़िल क़ुरबा, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा कहकर क़ुरबा की मवद्दत, मोहब्बत, इश्क और अक़ीदत को और उनकी विलायत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हम पर फ़र्ज़ किया है।
अब उस फरीज़े का अगर हम इनकार करते हैं तो हम 1,00,000 साल सजदे करते रहें और अपनी पेशानी ज़मीन से रगड़ते रहें, अल्लाह को उन सजदों की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को अपने उन महबूबों से मोहब्बत की ज़रूरत है जिसका उसने हुक्म दिया है। लिहाजा इन हस्तियों के बोझ तो दूर की बात है, बोझ तो सीधा सीधा जहन्नम है। अगर इनकी विलायत, इनकी मवद्दत का इकरार किए बगैर अल्लाह की बारगाह में जाना चाहें तो वहाँ पर आपके लिए दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। उस मकाम तक पहुँचने के लिए इनके दरवाजे से गुजरना ज़रूरी है। अल्लाह तक पहुँचने का दरवाज़ा ये है। इमाम हुसैन है, इमाम हसन है, हज़रत फ़ातिमा है, हज़रत अली मुर्तज़ा है और रसूल खुदा है। ये सीढ़ी की तरह से इनसे आप गुजरेंगे तो अल्लाह तक पहुँचेंगे। इनसे गुजरे बगैर कहीं से भी आप अल्लाह के दरवाजे पर नहीं जा सकते। अब जो इमाम हसन रज़ी तआला अन्हु से जो मोहब्बत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, शायद ही वो किसी और के हिस्से में आई हो। और एक और चीज़ जिस पे मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी कहना था कि मेरे इस बेटे के ज़रिए 2 गिरोहों में सुलह होगी। इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को दुनिया की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये वो हस्तियाँ हैं पंजतन पाक कि जिनकी खातिर अल्लाह ने इस आलम को खल्क़ किया है, जिनकी खातिर अल्लाह ने फरिश्तों को खल्क़ किया है, जिनकी खातिर ये सारा आलम खल्क़ हुआ हो, उनको खाक की ज़रूरत नहीं होती, पैसे की ज़रूरत नहीं होती, माल की ज़रूरत नहीं होती, इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ इक़्तिदार से बढ़कर विलायत है। अमीरुल मोमिनीन हो या हज़रत फ़ातिमा हो या इमाम हसन हो या इमाम हुसैन, इनकी जो विलायत है वो विलायत क्या है? कायनात इनके अंडर में है, इनके कंट्रोल में है, अल्लाह ने ऐसा बनाया है। जब ऐसा है तो फिर इन हस्तियों की जद पर और इनके इरादे से अल्लाह तबारक व तआला रोजी देता है। जहां ये मकाम हासिल हो वहां पर इख्तिदार की तो कोई हैसियत नहीं। बहुत शुक्रिया अल्लामा अमीन शहीदी साहब। सॉरी, आपसे मजीद बात भी करना चाहता था लेकिन वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म। यार भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको। यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।